नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अंतर्गत 615 करोड़ 48 लाख रुपए की मंजूरी दी। इस राशि से 42 सड़क मार्गों और सेतु का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने पीएम मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी इसके लिए आभार व्यक्त किया है। CRIF के अंतर्गत केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि से राज्य सरकार को आज से 2 दिन पहले 615 करोड़ रुपया 42 सड़क मार्गों के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की सड़कें जो है वहाँ की आर्थिकी है, सामाजिक उन्नति है, आवागमन है, इस पर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। वह आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकाम रही है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम के सिवा कुछ नहीं किया, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार के वादे को लेकर प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई और 6 महीने के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। लेकिन पिछले 4.5 सालों में दोनों मुख्यमंत्रियों ने युवाओं को सिवाय झुंझुने के कुछ नहीं दिया। प्रचंड बहुमत की सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग, घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा आप 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आपने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा जो 1218 लोगों की होनी थी, 1.5 लाख लोगों ने आवेदन किया, 1 लाख ने परीक्षा दी, उसका रिजल्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, आज तक नहीं निकला। नर्सिंग परीक्षा 3 बार आपने स्थगित करा दी, 3 बार आपने नियमावली में चेंजेस कर दिए। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा किया है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से शहरी विकास विभाग में बंपर तबादले हुए हैं। बड़ी संख्या में तबादला एक्सप्रेस चली है। सचिव शहरी विकास ने कई अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। पंचायत, पालिका और निगम के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। लक्सर, गदरपुर, डीडी हाट और बाजपुर के कई अधिकारी बदले गए हैं। बीते दिनों कई पीएसएस अधिकारियों के भी तबादले हुए थे। तो शहरी विकास विभाग में तबादला एक्सप्रेस चली है। गोविंद चौधरी हैं हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। गोविंद चौधरी, शहरी विकास मामले को लेकर खबर ये आ रही है कि तबादला एक्सप्रेस चली है और बड़ी संख्या में तबादले किए गए हैं और ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्कुल शमशेर, जिस तरह से जो है सीएम धामी के कुर्सी संभालने के बाद ही शासन में लगातार अधिकारियों के तबादले हुए हैं, तो कई आईएएस जो पीसीएस अधिकारी को भी तबादले हुए हैं और अब विभाग स्तर पर भी तबादले होने देखे जा सकते हैं। जिस तरह से सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन ने कई अधिकारियों के तबादले किए हैं और कई अधिकारी को नवीन तैनाती पर तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने के भी आदेश यहाँ शमशेर दिए गए हैं। शहरी विकास विभाग में नगर पंचायत, नगर पालिका समेत कई ऐसे अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। कह सकते हैं कि जिस तरह से जिसमें लक्सर, गदरपुर, डीडी हाट, बाजपुर, चारधुला, मंसूरी सभी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। चाहे यहाँ नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत में सुल्तानपुर, कीर्तिनगर, लालपुर, सेलाकोई, नानकत्ता, इमली खेड़ा,
थली सेन के जैसे भी अधिकारी, उनको भी जो स्थानांतरण, उनके भी कार्यकाल में फेर बदलाव किया गया। अगर बात की जाए तो शासन में लगातार अधिकारियों के तबादले जारी हैं। कई आईएएस और कई पीसीएस अधिकारी को भी यहाँ तबादले पहले से हो चुके हैं। जी शमशेर। गोविंद, लगातार इस तरह के जो तबादले हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं? काम को लेकर कोई परेशानी आ रही है, अधिकारी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, या फिर आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के तबादलों का होना लाजमी है? क्योंकि सरकार को रिपोर्ट कार्ड देना, रिपोर्ट कार्ड किसके दम पर बनेगा हम सब जानते हैं कि अधिकारी काम करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड अच्छा जाएगा, और अधिकारियों की लापरवाही रही है तो उसको लेकर सरकार को जवाबदेही तय हो जाती है। बिल्कुल शमशेर, ये तो बिल्कुल सही कह सकते हैं। जिस तरह से आगामी चुनाव का दौर है, तो चुनावी दौर में किस तरह के अधिकारी को रखा जाए, किस तरह के अधिकारी के कामकाज में जो है लापरवाही को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को जो और अच्छा बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर से जो अधिकारी का चयन किया जा रहा, लगातार जो है आप देख रहे हो कि धामी सरकार में लगातार फेरबदल जारी है, और आज फिर एक तबादलों की एक्सप्रेस जो ट्रेन कह सकते हैं कि वो देखी जा सकती है। जी शमशेर। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद चौधरी इस जानकारी के लिए। तो लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है धामी सरकार में, और कई अधिकारियों को इधर से उधर लगातार किया जा रहा है, और आज फिर शहरी विकास विभाग में तबादला एक्सप्रेस चली है। बड़ी बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं कि कौन अधिकारी बेहतर काम कर रहा है और कहां किसको सेट करना है, कौन बेहतर काम करेगा और जो नहीं करेगा उससे क्या जवाब लिया जाएगा। क्योंकि सरकार को भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना है, और रिपोर्ट कार्ड तैयार होता अधिकारियों के कामकाज के बल पर। बढ़ते आगे। भारतीय महिलाओं ने हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया। भले ही वो कांस्य पदक हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन इसके बावजूद महिला खिलाड़ियों ने अपने खेल से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हर हिंदुस्तानी के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सभी ने हॉकी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। वही टीम का हिस्सा बनी हरिद्वार की वंदना कटारिया के भाई पंकज कटारिया का कहना है कि भारतीय महिलाओं की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यही उनके लिए पदक है। वंदना के प्रदर्शन से परिवार और गांव के लोग उत्साहित हैं। उनका कहना था कि वंदना जब गांव लौटेगी तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो वंदना कटारिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, हैट्रिक लगाने वाली खिलाड़ी बनी थी, लेकिन कांस्य पदक नहीं मिला। उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ मन में जरूर है, लेकिन प्रदर्शन बेहतरीन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय महिलाओं की टीम सेमीफाइनल में पहुंची पहली बार, इसको लेकर के देशवासियों के मन में फक्र है, गर्व है। वही बाजपुर के श्रमिक संगठनों की तरफ से चलाया जा रहा आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। हर दिन 5 अनशनकारी श्रमिक अनशन पर बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि मांगे पूरी होने तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बीते रोज यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार में गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से बातचीत की थी, जिसमें मंत्री ने कहा था कि काम प्रगति पर है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे, और इसके लिए जल्द प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई है। तो अपनी मांगों पर सहमति की उम्मीद जरूर श्रमिक संगठनों को नजर आ रही है। वह उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों में बेहतर विकास होने की उम्मीद जगी थी। लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश में विकास की गति में तेजी आएगी, लेकिन बागेश्वर विधानसभा के लोगों की उम्मीदें आज भी उम्मीदें हैं। उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दरअसल विधानसभा के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। आधे अधूरे सड़क निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही के मार्ग पूरी तरह से बंद हैं, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य की धीमी गति को लेकर ग्रामीणों ने सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं और प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। तो कटे हुए 3-4 साल हो गए हैं। ये 3-4 किलोमीटर आगे तक कटी है और सड़क पूरी ध्वस्त हुई है और गांव वालों के लिए दिक्कत हो रही है, जैसे गर्भवती महिला बुजुर्ग लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो 4-5 गांव पूरे के पूरे प्रभावित हैं उससे, और नीचे भी जो है वो रोड गलत होने की वजह से नीचे वाली जो असली रोड है उसको भी खतरा है। उससे रोड जो है ऊपर से मलबा नीचे को आ रहा है, और जिससे जो है नीचे वाली रोड भी जो है ब्रेक हो जा रही है। हाँ, लगभग 2,500-3 हज़ार से ऊपर की आबादी है 4 गाँव में जो भी है, तो वो सारी उससे प्रभावित है।
को खुदे हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं बन पाई है। और जिससे कि जो आवाजाही हो रही है गाड़ियों की, उनके लिए भी खतरा है, और जो घर हैं साइड में उनके लिए भी खतरा है। रोड भी ख़राब हो रही है, क्योंकि जो मलबा है वो निरंतर गिरता है। अगर भारी बारिश होती है तो मलबा गिरना ही है, क्योंकि इसमें ना साइड से दीवारें दी हैं, ना कलमट इन्होंने अच्छे से खुदान करी है, और सारा पानी जो है घर की तरफ आता है, खेतों की तरफ आता है, लोगों की तरफ आता है, जिससे आवाजाही भी रुक जाती है, बाधित होती है। मनोज बागेश्वर से हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। मनोज, पिछले 5 साल से ये सड़क खुदी पड़ी है और अब तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है ठीक से। 4 गांवों को सड़क ये जोड़ती है, मुख्य सड़क इसको बताया जा रहा है। क्यों अब तक इस काम को पूरा नहीं कर लिया गया है और लोगों को ये परेशानी अब तक क्यों बनी हुई है? जी शमशेर, बताना चाहेंगे बागेश्वर में रवाई खाल से कटी एक सड़क है, जो रोड है वो विगत 5 सालों से कटी है, तो उसमें पूर्ण रूप से अभी तक जो कार्य है वो नहीं हुआ है, और उस कार्य के वजह से और भी जो उसके नीचे वाली रोड है उसमें भी दिक्कतें हैं, वो भी बाधित हो जा रही है। और इसमें जो भारतीय जनता की जो डबल इंजन की सरकार है वो खोखली नजर आ रही है। जी, ये जो आरोप लग रहे हैं सरकार पर, इसके पीछे वजह क्या है? किसके पास इसका ठेका है? किसके पास इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी है, या खोद कर सिर्फ छोड़ दिया गया है? और जबकि 5 साल की बातें हो रही, तो क्या सरकार आते ही इसका निर्माण कार्य को लेकर काम हुआ था, या फिर पहले की सरकार के दौरान भी हालात ऐसे बने हुए थे? मनोज जी शमशेर, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो ये पीडब्ल्यूडी के अंदर है ये सड़क निर्माण, तो हम उनसे भी वार्तालाप करने उनके दफ्तर पहुंचे थे। हमें कोई वहां पर अधिकारी उपस्थित रूप पर दिखाई भी नहीं दिया, और हमें उस जिस विषय से हम गए थे वो हमें पूर्ण रूप से उसका ज्ञानी नहीं हो पाया वहां से। और वो कभी भी हम फोन करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम वहाँ हैं, यहाँ हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल, सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है, ऐसी बात मनोज कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज टंगड़िया जानकारी के लिए। सड़क टूटी है, कुछ गांवों को जोड़ती है, और इस सड़क के टूटे होने से लोगों को परेशानी हो रही है। अब सरकार की तरफ से आज कहा गया कि 600 करोड़ से ज्यादा रुपए सड़कों पर खर्च होंगे। पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, और जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो फिर इन करोड़ों रुपए की सौगात पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और अधिकारियों से सवाल किया जाता है तो मिलते नहीं है मौके पर। वैसे स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का फैसला किया। इस दौरान जिन कोरोना योद्धाओं ने महामारी के दौरान उत्कृष्ट काम किया उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव एस सिंधु ने इसको लेकर अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव सिंधु ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को भव्य तरीके से मनाने के साथ साथ कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली मुख्य कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी नहीं होगी। एनसीसी परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी नहीं होंगे। कोरोना के चलते ये फैसले लिए गए हैं। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता देहरादून से इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। कैलाश जोशी, लगातार स्वतंत्रता दिवस को भव्य बनाने के लिए और ज्यादा लोगों के मन में देशभक्ति के भाव पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन इस बार का जो खास कार्यक्रम है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसमें कुछ प्रोटोकॉल तैयार जरूर किए गए हैं। बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं कि जो 15 अगस्त का जो प्रोग्राम है, जो 15 अगस्त की जो सलामी परेड होती है परेड ग्राउंड में, उसकी तैयारियां यहाँ पर जोर शोरों से की जा रही है। जिलाधिकारी उसकी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रदेश सरकार की, 15 अगस्त को जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना के दौरान जो है कार्य किए हैं, उनको, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस बार जो सरकार है वो घर घर जाकर सम्मानित करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार सरकार द्वारा कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें बच्चों को वहां पर बच्चों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनको नहीं किया जाएगा। साथ ही जो कवि सम्मेलन वगैरह का आयोजन किया जाता था वो भी इस बार नहीं होंगे। संकेत जी कैलाश, बहुत शुक्रिया कैलाश इस जानकारी के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, ये कार्यक्रम सरकार का है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियमावली बनाई गई है। छोटे बच्चों को दूर रखा जाएगा, परेड की बात जो हो रही है, इसके साथ साथ कवि सम्मेलन नहीं होंगे। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। अब देखना होगा कितना भव्य कार्यक्रम होता है, कितनी सावधानी यहाँ पर बरती जाती है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ G2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮੇਜਰ B2C ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਰਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। डिजिटल रूप विच सेवावां देण लई वचनबद्ध पंजाब सरकार। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे बाकी खबरों की ओर। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। जसपुर के बाजार में दुकानदारों की तरफ से अतिक्रमण किए जाने पर गाड़ियों के लंबे जाम की समस्या बनी रहती है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका समस्या पर कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाजार में दुकानदारों की तरफ से दुकानों के सामने अतिक्रमण किया गया है। हमने मामले की जांच की है और नगर पालिका बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। सूरज सिंह, डोरी सिंह है, बार बार जो है माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर रहा था कि गांगूवाला में जो सरकारी चक्र रोड है उसमें कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया, तो उसमें जांच कराई गई। पहले जो पूर्व नायब तहसीलदार थे, राजस्व टीम कई बार गई, वर्तमान नायब तहसीलदार ने भी इसमें जांच करी, तो जांच में पाया गया कि दोनों शिकायतीकर्ता सूरज सिंह, डोरी सिंह जो है इसका खुद भी कब्जा था उस चक्र रोड पर, इसका खुद भी शिकायतकर्ता का कब्जा था और जिसके विरुद्ध शिकायत करता था धर्मेंद्र और तेज बहादुर, इनका भी था, सभी लोगों के कब्जे थे। तो इनकी रिपोर्ट आई थी मुझे, जिन जिन लोगों का राजस्व टीम ने इंक्रोचमेंट चिन्हित किया गया था उसमें आज इनको जो है ध्वस्त कर दिया गया नायब तहसीलदार के द्वारा। वसीम अहमद जसपुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर पूरा अपडेट देंगे। वसीम, क्या है ये मामला जिसके चलते अतिक्रमण की बातें सामने आ रही हैं और अब तक इस मसले का समाधान हुआ क्यों नहीं है? लंबे लंबे जाम से लोग परेशान है। वसीम जी, मैं आपको बता दूं कि जसपुर नगर पालिका में काफी लंबे समय से सारे जितने भी व्यापारी हैं शिकायत कर चुके थे कि जितना भी अतिक्रमण है जल्दी हटा दिया जाए, लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं उप जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और जो लंबा जाम है राहत दिलाते हुए नगरवासियों को राहत दिलाई। वसीम, कौन लोग हैं जो इस प्रकार की ये कार्रवाई करते हैं? अवैध अतिक्रमण होता है, वहां पर बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, ये लोग कौन हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जसपुर व्यापारी दुकान के आगे काफी लंबा सामान लगा देते हैं और जिसकी वजह से जाम लगने की दिक्कत महसूस होती है, गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और इसकी वजह से शहर में काफी जाम लगता है। क्यों हटवाया नहीं जाता? नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी क्या काम कर रहे हैं? कोई मिली भगत है क्या? नगर पालिका को काफी लंबे समय से अवगत करा दिया गया है, लेकिन टाल मटोल और सुस्ती कहें एक तरह से नगर पालिका को कि वो संज्ञान नहीं लेती है। और अतिक्रमण की बात करें तो चंद कदमों की दूरी पर ही उसे नगर पालिका से अतिक्रमण हटाना नहीं हो पा रहा। वहीं ईओ से बात होने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिर देखेंगे। वसीम अहमद, आश्वासन दिया गया है, हकीकत में कब इस पर काम होता है? बहुत शुक्रिया, अपडेट आप देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगर पालिका का काम है इस प्रकार के अतिक्रमण को हटवाना, लेकिन सुस्ती है। अब सुस्ती क्यों है ये अंदाजा लगाना बहुत आसान है। उत्तरकाशी के पुरोला कमल नदी की बात करें तो विकराल रूप ले लिया है।
अचानक बड़े नदी के जलस्तर से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। पुलिस और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। वहीं आराकोट में एक महिला के बह जाने से जिसका शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। महिला के बह जाने से उसकी मौत हुई है, लेकिन नदी के लगातार उफान से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। विनीत है हमारे संवाददाता। विनीत, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का, लोगों में खौफ है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं और प्रशासन की बात मैं करना चाहूं आपसे, कितना मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है? शमशेर, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार उत्तरकाशी में जो बारिश का असर यहाँ पे देखने में आ रहा है। और रही जो कमल नदी है पुरोला में, ये उग्र हो चुकी है, जिससे कि दो गांवों का संपर्क पूरी तरह से खत्म हो रखा है। जैसे कि हम अपने विजुअलों में लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग रिक्स में रस्सियों के सहारे उस पार से इस पार आ रहे हैं। मगर प्रशासन की बात जहां देखी जाए, प्रशासन बिल्कुल लापरवाह बना हुआ है, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जी, यानी लोग कहीं ना कहीं अपने रिस्क पर नदियों को, इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी यहाँ पर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि अगर ऐसा लगातार बना रहा, जलस्तर लगातार बढ़ता रहा, तो लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। और एक महिला की तो मौत की खबर भी सामने आ रही है। जी, बिल्कुल आपको बता दूं, वैसे कि प्रशासन बेशक बड़े बड़े दावे यहाँ पे कर रही है, मगर यहाँ पर अभी तक पहले भी इस मामले को लेकर खबरें चली है, मगर प्रशासन सिर्फ इसमें सिर्फ बातों पे ही अलर्ट हो रहा है। मगर देखा जाए तो अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ पर जो वैकल्पिक पुल हो या किसी तरह की ट्रॉलियां हो, ये अभी तक यहाँ पे नहीं लगाई गई है, जिससे कि लोगों को थोड़ा आराम राहत मिल सके। लोग क्या चाहते हैं? इन दो गांव के लोगों की हम बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ दो ही गांव इस नदी के आसपास हैं या फिर और भी बहुत सारे गांव हैं? और इन लोगों की जरूरत क्या है, डिमांड क्या है? जैसे आपने कहा कि कोई वैकल्पिक पुल का निर्माण कर दिया जाए, आने जाने के लिए कोई रास्ता तैयार कर दिया जाए, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, उसमें गांव की लगभग मांग तो जो हम लोगों ने जब लोगों से बातचीत की, तो इनमें एक ही बात कहनी है कि जब भी एक कमला नदी उग्र होती है तो इसमें सबसे ज्यादा समस्याएं लोगों को आनी शुरू हो जाती है। और जो अभी हालात यहाँ पर है कि कहीं दूर तक कोई पुल और की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, जिससे कि लोगों को आवाजाही जरूरत है लोगों को, लेकिन पुल नहीं है, इसलिए परेशान होते हैं। प्रशासन से लगातार गुहार लगाते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। लचर व्यवस्था ही लोगों की परेशानी का बड़ा कारण है। बहुत शुक्रिया वनित इस जानकारी के लिए। तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, बाढ़ से गाँव का कटना, बाढ़ से नदियों का इस तरह से उफान पर आना और उसके बाद सड़कों का टूट जाना, लेकिन उसके बाद ध्यान न दिया जाना, ये तमाम सवाल हैं जो किए जाने चाहिए। देहरादून में बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की गई है और इस दौरान प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। वह शिव प्रकाश ने बताया कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हर जनपद से 5 कार्यकर्ताओं को अभियान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 25,000 कार्यकर्ताओं का होगा। अभी थर्ड वेव के बारे में एक्सपर्ट कभी कभी इस बात को रखते हैं कि थर्ड वेव आएगी, कैसी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तैयारी के लिए बूथ स्तर तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक और इस प्रकार का एक पूरा वृहत रूप से कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रदेश के हमारे 4 लोग गए थे। इसकी जिम्मेदारी हमने एक महामंत्री जो हमारे सुरेश भट्ट जी हैं उनको दी है, मंत्री किरण देवी जी उनको दी है, डॉक्टर आदित्य जी है उनको दी है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमने दी है। अब हम जिले के बाद नीचे मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ, यानी प्रत्येक बूथ पर 2 स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक रहें, इस प्रकार की वृहत योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। तो बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक की कार्यशाला, जिसमें तैयार किया जाएगा कार्यकर्ताओं को किसी भी आपदा से निपटने के लिए। वह थराली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के दौरान आवासीय भवन, गौशाला और शौचालय के क्षतिग्रस्त पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना का मामला सामने आया है। आपको बताएं कि जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से पीएमजीएसवाई को नोटिस भेजकर सूचित किया गया था और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई थी।
और इसी को लेकर भू राजस्व विभाग को भी चेतावनी दी गई थी। वहीं पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए भटक रहा है और विभाग जिलाधिकारी के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है। पीड़ित ने मामले पर कार्रवाई न होने पर तहसील परिसर में धरने पर बैठने की भी चेतावनी दी है। उनके प्रतिकर के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उस पर रिपोर्ट जब हमने प्रेषित की, रिपोर्ट के आधार पर डीएम साहब ने एक्शन पीएमजीएसवाई को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनको कहा गया था कि 1 सप्ताह के भीतर इसका आकलन करते हुए संबंधित को इसका मुआवजा दिया जाए, जिसकी कॉपी तामील करने के लिए हमें कहा गया था। उसकी कॉपी विधिवत एक्शन पीएमजीएसवाई को तामील कर दी गई थी और बीच में कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय लग गया, तो आतिथि तक भी पीएमजीएसवाई एक्शन के द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। बुलंदशहर में महाशिवरात्रि की धूम देखी गई। सभी शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। शिव भक्त गंगाजल लेने हरिद्वार हर की पौड़ी भी पहुंच रहे हैं। चलिए, उत्तराखंड स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप